champs, welcome to video number 5 of our video series wherein we're discussing keywords, key lines, mnemonics, acronyms from all the chapters of business studies और आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं और मुझे पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में। आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन केस स्टडीज़ में आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट लगता है। डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी। सो देर आर अ लॉट ऑफ माइन्यूट पॉइंट्स जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो those activities which are similar in nature are grouped together. आपको पता होगा organizing process, एक बार रिवाइज करते हैं। Identification and division of work, departmentalization, assignment of duties और establishing reporting relationships. तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? पहले जब आपने वर्क को डिवाइड कर लिया है तो वो चीज़ें जो सिमिलर है नेचर में उनको आप एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हो। अब दिस कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो डिपार्टमेंट्स किसी भी बेसिस पे बन सकते हैं। देन जॉब्स आर एलोकेटेड इन अकॉर्डेंस टू द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एम्प्लॉयज। ये पॉइंट की बात हो रही है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में, राइट? कि काम जो आप दे रहे हो वो उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन डिविजनल स्ट्रक्चर में इल्ज़ाम लगाना ईजी होता है। इट्स ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी गलती है ये बताना ईजी होता है। फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को इन डेप्थ डिस्कस किया है। ओके, एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली वर्ड है ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे फ्रेंडशिप्स अपने आप ही हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। Let's say when you're having lunch in the canteen, right? So emerges spontaneously and is not deliberately created by management. Whereas formal organization is deliberately created by management, right? Then, अगर जैसे ये MCQs में आ जाए, a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility, accountability. ज़्यादातर जो सिस्टम वर्ड है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूज होता है। दिस इज एक्चुअली डेफिनेशन गिवन बाय ल्यूई एलन। तो अगर ये एमसीक्यूज में आ जाता है तो दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस और ये रिलेटेड है डिसेंट्रलाइजेशन से। सेंटेंस क्या है? पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल, दे कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। जैसे अगर मैं रफली बात करूँ, डेलीगेशन का मतलब है कि मेरे पास बहुत सारा काम हो गया है तो कुछ काम मैंने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर लिया है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? आप उनको बहुत सारी पावर्स दे रहे होते हो और हर लेवल को पावर्स दे रहे होते हो। तो आपको क्या लगता है, अगर मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स है वो बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत केपेबल हैं, तो विल आई जस्ट शेयर द वर्क विद देम या आई विल गिव देम फुल अथॉरिटी to behave independently? The second one ना। तो ये जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज में आता है और इसका जो वो आपसे आंसर पूछते हैं कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन। चैम्प्स, तो मैं आपकी जो परेशानी है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कैसे पहचाने केस स्टडीज में, उसके लिए आपके साथ 10 टिप्स डिस्कस कर रही हूँ। इन टिप्स की डिटेल्ड डिस्कशन मैंने एक वीडियो में की हुई है जिसमें मैंने विद केस स्टडीज़ ये टिप्स डिस्कस की हैं। बट क्योंकि ये कीवर्ड्स से रिलेटेड वीडियो है तो मैं थोड़ा सा आपको वर्ड्स के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप इससे रिलेटेड एक एक केस स्टडी देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। जैसे केस स्टडी में लिखा है कि आप फुल अथॉरिटी दे रहे हो, ऑटोनमस यूनिट की तरह बिहेव करने दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, इंडिपेंडेंट चार्ज दे रहे हो, तो ये वर्ड्स रिलेटेड हैं डिसेंट्रलाइजेशन से। ये तो मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ बट क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है तो लेट अस डिस्कस वन मोर टाइम। पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल, रिसोर्सफुल एंड कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। ओके, अगर केस स्टडी में लिखा है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को नेसेसरी अथॉरिटी दे रहे हो, मतलब जितनी चाहिए उतनी अथॉरिटी दे रहे हो, या उनको कह रहे हो कि रिपोर्ट बैक करें, या ऐसा लिखा है शेयरिंग ऑफ टास्क्स, या फिर लिखा है कि आप उनको अथॉरिटी दे रहे हो विद इन द स्कोप ऑफ पोजीशन, या
विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, तो बात हो रही है डेलीगेशन की, राइट. सो गो बाय दीज वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, manager is able to extend his area of operations, provide subordinates with opportunities to develop, and subordinates are able to exercise initiative. I'd like to show you this in your book also. This came in one of the actual CBSE exams and बच्चे बहुत confused हुए थे कि इसका आंसर delegation था या decentralization. तो यहाँ पे आप देखेंगे, it helps a manager to extend his area of operations and then also satisfies subordinates needs for recognition, provides them with opportunities to develop. लग सकता है कि ये decentralization भी है, but again we'll go by our text, तो इसका आंसर होगा delegation. Again I'm saying, अगर आप case studies देखना चाहते हैं इन सभी points से related, so do watch that video, आपको बहुत clarity हो जाएगी. Then selective dispersal of authority throughout all levels. Levels word जब आ जाता है तो decentralization की बात हो रही है. You are giving authority to all the levels, right? Then increasing the role of subordinates. अगर आपको पता होगा जो difference है delegation और decentralization का, उसमें एक purpose वाला point है, उसमें लिखा है कि if you want to increase the role of subordinates then you should decentralize, right? Then अगर ये लिखा है केस स्टडी में कि इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू परफॉर्म द टास्क्स बाय वन पर्सन, तो ये डेलीगेशन है कि एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, उसको कंपल्सरीली डेलीगेट करना ही पड़ता है, उसको काम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बांटना ही पड़ता है. देन अगर केस स्टडीज में लिखा आ जाता है कुछ ऐसा कि प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेने हैं या क्विक डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या है कि जहाँ पे एक्शन होना है वहीं पे डिसीजन लिया जा रहा है. सो दैट लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग. आपको पता होगा दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट. देन इफ दे आस्क फॉर एलिमेंट्स देन कॉन्सेप्ट कुड बी डेलीगेशन. मतलब जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैंने हमेशा अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है, बट ज़्यादातर आंसर कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में से होता है, बट ऑफ कोर्स कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है. तो पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे पॉइंट में पूछ रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट के एलिमेंट्स बताओ. तो काफ़ी चांस है कि फिर डेलीगेशन ही होगा, क्योंकि एलिमेंट्स डेलीगेशन के आपको पता ही है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. वैसे एलिमेंट्स एक और चीज़ के आपकी बुक में डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, राइट. देन अगर कुछ ऐसा लिखा है इफ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय टू पीपल, मतलब एक सुपीरियर और इमीडिएट सबऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है डेलीगेशन में. इफ वी डिसेंट्रलाइज वी मल्टीप्लाई इट बाय मेनी, तो हम हर लेवल को पावर्स दे रहे होते हैं. ओके चैम्प्स, दिस इज रिपीटेड, तो आपके लिए रिविजन है. डैश इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स ईच बेयरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. आपको पता होना चाहिए. अब देन डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. ये भी बच्चों से इग्नोर हो जाता है, वो भूल जाते हैं इसको पढ़ना. तो इसका मतलब है कि अगर आप काम डेलीगेट कर रहे हो अपने सबऑर्डिनेट को, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो जवाबदेही है टुवर्ड्स योर सुपीरियर वो खत्म हो गई है. नो, यू विल स्टिल बी अकाउंटेबल टू द सेम एक्सटेंट एज बिफोर डेलीगेशन, राइट. So manager shall still be accountable for the performance of the assigned tasks. 3 मेन पॉइंट्स आते हैं इसमें. पहला तो यह है कि manager shall still be accountable. दूसरा, आप एक पर्सन से अथॉरिटी वापस लेके दूसरे पर्सन को दे सकते हो. Authority granted to a subordinate can be taken back and redelegated to another person. And the last मैंने बोल ही दिया वैसे, that you will be accountable to the same extent as before delegation, right. ये 3 पॉइंट्स आप याद करके जाएं. फॉर डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. देन अगेन इंपॉर्टेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर. हर किसी का अलग अलग हो सकता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने नीचे कितने लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, मे बी विल से 10 पीपल or maybe another person says 15 people, तो it determines the levels of management in the structure कि कितने हमें managers चाहिए, कितने levels चाहिए, right. तो अगर मान लीजिए MCQ में आ गया that this determines the levels of management in the structure, in the organization structure, तो हम लिखेंगे span of management. Okay. Then again very important keyword है framework.
फ्रेमवर्क जब भी आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। पूरी केस स्टडी पढ़ ली और नीचे लिखा है कि आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, और बच्चों को पता नहीं लग रहा है कि क्या पूछ रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो आपको पता है दो होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें केस स्टडीज ओनली आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दिस टॉपिक, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। देन एक 1 मार्क क्वेश्चन कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से क्या फायदा होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग clear reporting relationships? So 1, it helps to create a hierarchical structure and it helps in bringing coordination among various departments. Clearly लिखा हुआ है NCERT में। Repeatedly मैंने बात की है इस सेंटेंस की क्योंकि बच्चों को ये डिविजनल लगता है, बट एक्चुअली ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी है। I'll show you this in your book also. जैसे 1 मार्क क्वेश्चन आ गया कि this structure is suitable when the size of the organization is large, has diversified activities and operations, require a high degree of specialization. तो बच्चों को लगता है कि अच्छा साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है मतलब कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर है, बट ऐसा नहीं है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर भी तो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना सकते हो। अब आपके घर के पास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे आप देखते हो कि अच्छा एक HR का डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट बना हुआ है, ऐसा नहीं है। तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज जिसमें डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ है, मतलब कई तरह के काम है, जैसे फाइनेंस के काम, मार्केटिंग के काम, HR के काम, राइट? एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। दिस इज द की सेंटेंस फॉर फंक्शनल स्ट्रक्चर। प्लीज बी केयरफुल हियर। देन वेरी सिंपल, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन डिविजनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, राइट? देन अगर ये कहीं आ जाता है सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल, मैंने बात की है कि जब लेवल्स की बात हो रही है एंड यू आर डिस्पर्सिंग अथॉरिटी, देन दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स दैट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़ा कॉमन सी एरर है कि क्वेश्चन में पूछा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बच्चों ने लिख दिया फंक्शनल डिविजनल। नहीं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब फॉर्मल या इनफॉर्मल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब फंक्शनल या डिविजनल, राइट? ओके, आई हैव मेड दिस वेरी फनी निमोनिक, सो इफ़ यू लाइक इट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज you can ignore it. Importance of decentralization, of course importance of decentralization और importance of delegation दोनों important है। तो देखिए DRF DBQ, ड्रैगन फ्लाई डोर बंद करो, कि there is a dragon fly, डोर बंद करो, right? D से develops initiative among subordinates, relief to top management, facilitates growth, develops managerial talent for future, better control or quick decision making. Okay champs, again like this is a mnemonic, funny है, आप इसके चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। Importance of delegation, flying bee makes honey, I think this is easy to remember. Facilitation of growth, better coordination, effective management, employee development, motivation of employees and basis of management hierarchy. तो hierarchy से हमने H उठाया यहाँ पे। Flying bee makes honey, right? Okay. Then difference between formal and informal organization के लिए भी हमने एक mnemonic बनाया है. I'll show you this in your book also. If you like it, you can take it. Flabon. Flabon, that is flow of communication, leadership, authority, behavior, origin, nature, right? Flabon. Then difference between delegation and decentralization, important है, अच्छे से करके जाना है। SSP, fighting for nation, right? ये हमने बनाया निमोनिक, अगर आपको अच्छा लगता है। So that is status, scope, purpose, fighting for freedom of action, मतलब F से, for nation, N से nature, right? Okay.
इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. बहुत इजी है, वैसे मैं एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ. Dash is deliberately designed by top management to facilitate smooth functioning of the organization. I think this is simple. आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए. चैम्प्स, अगेन इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस निमोनिक को यूज़ कर सकते हैं. ABCDEO. जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिक का मुझे ABCDE भी नहीं पता. Right? I know this is quite funny, but you know, if it works for you, take it. So adaptation to change, benefits of specialization, clarity in working relationships, development of personnel, effective administration, expansion and growth, optimum utilization of resources. Right. Dash is a system. देखिए system word मैंने आपको बोला था ज़्यादातर ये formal organization से related होता है. System of consciously coordinated activities of two or more persons towards a common objective. This is formal organization. Right. Then authority के लिए word हम use करते हैं delegated. Authority is delegated. दी जाती है अपने subordinates को. Responsibility is assumed, accepted कि okay, this is my responsibility. मुझे काम अच्छे से करना है जो मुझे assign किया गया है. एंड अकाउंटेबिलिटी थोपी जाती है, इम्पोज की जाती है. यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, यू आर आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम. राइट. तो ये कुछ वर्ड्स आप अच्छे यूज कर सकते हैं. अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड. राइट. अथॉरिटी अगर ज़्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मिसयूज हो सकता है, और अगर अथॉरिटी कम होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो भी काम अच्छे से पूरा नहीं होगा. इनइफेक्टिवनेस. यहाँ पे आपको फ्यूल का जो प्रिंसिपल है वो भी याद आ रहा होगा. राइट चैम्प. सो आई ट्राई टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई नो देर आर स्टिल अ लॉट मोर थिंग्स दैट यू नीड टू स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर. तो अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.